वेलकम बैक स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे गलनांक और क्वथनांक के बारे में। गलनांक और क्वथनांक के बारे में हमने पढ़ा था कि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो स्टार्टिंग के कंपाउंड जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अधिक संख्या में, उनका गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जाती है वैसे वैसे गलनांक क्वथनांक भी कम होते जाते हैं। उसका कारण मैंने आपको बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो धात्विक बंध बनने में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जो धात्विक बंध बना है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके कारण गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होगा। बाद में इलेक्ट्रॉन का युग्मन होना प्रारंभ हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, उनमें धात्विक बॉन्ड की जो सामर्थ्य है वो कम हो जाएगी और गलनांक क्वथनांक के मान कम हो जाएंगे। ये था आपका पिछली क्लास का। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाइनरी कंपाउंड, द्विअंगी कंपाउंड। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्विअंगी यौगिक, द्वि का मतलब दो, अंग का मतलब अंग, जिनमें क्या हो, दो अंग हो। अब ये दो अंग कौन कौन से होंगे? एक अंग तो हमारा चल ही रहा है, कौन सा? संक्रमण धातु। एक तो क्या होना चाहिए उस यौगिक में? संक्रमण धातु होना चाहिए। और सेकंड की बात करें तो संक्रमण धातु के साथ में हाइड्रोजन हो सकता है, बोरॉन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है और हेलोजन भी हो सकता है। यह हमारा हेलोजन से तात्पर्य है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनमें से कोई सा भी हेलोजन हो सकता है। अब हमने द्विअंगी यौगिक किसे बोला? ऐसे यौगिक जिनमें संक्रमण धातु के साथ कोई अन्य तत्व विद्यमान हो उसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण धातु या संक्रमण धातुओं के द्विअंगी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण धातुओं के द्विअंगी यौगिक, या बोल सकते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कहेंगे। ठीक है, संक्रमण धातु के साथ हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हेलोजन हो सकते हैं। यदि संक्रमण धातु के साथ में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? हाइड्राइड। यदि बोरॉन प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे बोराइड, बोरॉइड। कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बाइड, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्राइट और हेलोजन प्रेजेंट है तो हाइड्राइड। ठीक है, यदि संक्रमण धातु के बाद में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं? अपन हाइड्राइड बोलते हैं। बोरॉन प्रेजेंट है तो उसे बोरोइड बोलते हैं। नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्राइड बोलते हैं। कार्बन प्रेजेंट है, कार्बाइड बोलेंगे। और यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्राइड बोलेंगे। इस प्रकार से क्या होते हैं? द्विअंगी यौगिक या बाइनरी कंपाउंड होते हैं। इनमें एक तो होती है संक्रमण मेटल, ट्रांजिशन मेटल, और दूसरा होता है कोई भी परमाणु, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन या हेलोजन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। हेलोजन आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, ये क्या है? आपके द्विअंगी यौगिक। अब हम बात करें प्रथम संक्रमण यौगिकों की, तो प्रथम संक्रमण यौगिकों में मोस्टली पाए जाते हैं आपके ऑक्सीजन व हेलोजन के संक्रमण यौगिक पाए जाते हैं, द्विअंगी यौगिक पाए जाते हैं। किसके? ऑक्सीजन और हेलोजन के। ऑक्सीजन के जो आपके द्विअंगी यौगिक हैं उन्हें ऑक्साइड, और हेलोजन के जो हैं उन्हें क्या बोलेंगे? हम हेलाइड बोलेंगे। ये जो आपके बाइनरी कंपाउंड हैं, द्विअंगी यौगिक हैं, ये बाइनरी कंपाउंड कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। अब यहाँ स्थायी शब्द से तात्पर्य क्या है ये समझना होगा कि कौन से कंपाउंड को हम स्थायी कंपाउंड कहते हैं और कौन से कंपाउंड को हम अस्थायी कंपाउंड कहते हैं। भाई जैसे मान के चलो कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें नॉर्मल अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसा है उसी स्टेट में, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिस अवस्था में है, यदि उसी अवस्था में पहले है और बाद में भी रहे तो ऐसे कंपाउंड क्या रहेंगे? स्थायी कंपाउंड। और यदि किसी भी कारणवश उसकी मेन अवस्था में या मेन ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? अस्थायी कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो हम स्थायी कंपाउंड को देखते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कमरे के ताप पर सामान्य अवस्था में रहें। ऐसे कंपाउंड जो कमरे के ताप पर सामान्य अवस्था में रहें उन्हें हम क्या कहेंगे? स्थायी कंपाउंड कहेंगे। सामान्य अवस्था से मतलब क्या है? यदि कंपाउंड पहले ठोस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो बाद में भी सॉलिड स्टेट में रहे।
यदि पहले वह लिक्विड स्टेट में है तो बाद में भी लिक्विड स्टेट में रहे, और पहले यदि गैसियस स्टेट में है तो बाद में भी गैसियस स्टेट में आए। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना हो। जैसे मान के चलो, जैसे गैलियम है, गैलियम पहले पाया जाता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन जैसे ही इसे हथेली पर रखा जाता है, हथेली मतलब सामान्य टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, जैसे हमने इसे हथेली पर रखा, हथेली पर रखते ही यह कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। पहले कैसा था, ये सॉलिड स्टेट में था, जैसे ही हमने गैलियम को हथेली पर रखा, हथेली पर रखते ही क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई, अवस्था परिवर्तन हो गया। जब अवस्था परिवर्तन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये गैलियम सामान्य ताप पर भी, हथेली के ताप पर भी स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, अतः यह स्थायी यौगिक नहीं होगा। स्थायी यौगिक कब होता, जब यह कमरे के ताप पर अपनी सामान्य अवस्था को बनाए रखता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, तो यह स्थायी यौगिक होता। सेकंड बात करें कि वायु में, जो वायु की ऑक्सीजन है, इसकी प्रेजेंस में क्या नहीं होना चाहिए, उसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनका वायु की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं होगा, या बोल सकते हैं ऑक्साइड का निर्माण नहीं करेंगे, ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, स्थायी यौगिक कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट, जल की प्रेजेंस में क्या नहीं होना चाहिए, वह यौगिक जल अपघटित नहीं होना चाहिए, कि जल में उसे घोला और अपघटित हो गया तो वह अस्थायी कंपाउंड है, क्योंकि वो अपनी अवस्था को बना के ही नहीं रखा। जैसे मान के चलो अपन ने NaCl है, जल में घोलते ही Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब क्या ये अपनी मूल अवस्था को बनाए रखा, नहीं। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, अस्थायी कंपाउंड होते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, संक्रमण तत्वों की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखा जाए कि जल में घोला, जल अपघटित हो गया, और यदि जैसे ही हमने इस कंपाउंड को सामान्य ताप पर रखा, कमरे के ताप पर रखा, तो इसका असमानुपातन नहीं होना चाहिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, असमानुपातन नहीं होना चाहिए, असमानुपातन नहीं होना चाहिए। यदि असमानुपातन नहीं होगा तो यह यौगिक स्थायी होगा, और यदि असमानुपातन होगा तो यह यौगिक क्या होगा, अस्थायी होगा। अब असमानुपातन क्या है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी भी यौगिक की या किसी भी संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था यदि उसी समय उससे कम ऑक्सीकरण अवस्था और उससे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में कन्वर्ट हो सके, तो वह कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन या असमानुपातन कहलाएगा। दोबारा समझ लो कि कोई भी तत्व है, यदि उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, यदि वह ऑक्सीकरण अवस्था अपने से जस्ट एक कम ऑक्सीकरण अवस्था और जस्ट एक अधिक ऑक्सीकरण अवस्था इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, आपके अस्थायी यौगिक कहलाएंगे। और यदि +3 अवस्था +3 में ही बनी रहे तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, स्थायी यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करें संक्रमण तत्वों की, तो संक्रमण तत्वों में हम देखते हैं एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, दूसरी बात वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, या बोल सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। संक्रमण तत्वों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इनमें रिक्त डी कक्षक या बोल सकते हैं वैकेंट डी कक्षक उपलब्ध होते हैं, जिसकी वजह से जो आने वाला लिगेंड है, यह लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। किसके लिए, मेटल के लिए। क्यों, क्योंकि मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। कौन से ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं, जिनमें यह लिगेंड के द्वारा दिए जाने वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, जब यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये मेटल और लिगेंड दोनों मिलकर कौन सा कंपाउंड बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब बात करें हम प्रथम संक्रमण श्रेणी की, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में कोबाल्ट एक ऐसा तत्व है जिसके सर्वाधिक संख्या में संक्रमण यौगिक पाए जाते हैं, संकुल यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, कोबाल्ट एक ऐसा तत्व है जिसके क्या होते हैं, सबसे ज्यादा संख्या में क्या पाए जाते हैं, संकुल यौगिक पाए जाते हैं। अब हम यदि बात करें कि कोबाल्ट
के अलावा ऐसा कौन सा तत्व है जिसके प्रकृति में सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं? तो देखिए सर्वाधिक यौगिक पाया जाता है कार्बन के, प्रकृति में कार्बन के सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं। लेकिन यदि कार्बन के बाद कोई तत्व आता है जिसके सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं, वो कौन सा है? कोबाल्ट। कोबाल्ट एक धातु है, लेकिन कार्बन क्या है? एक अधातु है। यदि ऐसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी धातु है जिसके प्रकृति में सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं, तो वो कौन सी धातु होगी? कोबाल्ट। और यदि धातु शब्द का प्रयोग नहीं करे कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसके सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपका? कार्बन। ठीक है, अब बात की जाए, अपन देखते हैं मोस्टली कि एस और पी ब्लॉक दोनों के तत्व कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक का निर्माण नहीं करते, लेकिन डी ब्लॉक के तत्व काफी अधिक संख्या में किसका निर्माण करते हैं? संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों? तो इसके लिए अपन देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, या बोल सकते हैं हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। जब वो ज़्यादा संख्या में ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेंगे, इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेंगे। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो नाभिक का आकर्षण बल, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कम नहीं हुई है, केवल इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा और संक्रमण तत्व कैसे हो जाएंगे? छोटे आकार के। तो सबसे पहली बात तो संक्रमण तत्व कैसे होते हैं? छोटे आकार के होते हैं। दूसरी बात, जब इन पर ऑक्सीकरण स्टेट बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अंक, या बोल सकते हैं जो चार्ज डेंसिटी है, आवेश घनत्व है, उसका मान भी बढ़ जाएगा। सबसे पहली बात तो क्या होगी? साइज क्या होती है इसकी? बहुत कम। किसकी? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। उसके बाद बात करें हम ट्रांजिशन मेटल्स की, तो दूसरी बात देखें हम चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है इनकी? बहुत ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट देखा जाए तो इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या हुआ कि यदि सामने कोई वीक लिगैंड भी है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण उस वीक लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा आकर्षित करेगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण कर लेगा। नेक्स्ट आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि यदि कोई स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो वह स्ट्रॉन्ग लिगैंड बहुत ही आसानी से मेटल को क्या दे सकता है? इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तुलना में ज़्यादा संकुल यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं, अधिक संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, हमने बाइनरी यौगिक में देखा कि मोस्टली जो होते हैं ऑक्सीजन और हेलोजन, ये ऑक्सीजन और हेलोजन मोस्टली बाइनरी कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जो ऑक्सीजन के द्वारा बनने वाले बाइनरी कंपाउंड हैं इन्हें अपन ने बोला है ऑक्साइड, और जो हेलोजन के द्वारा बनने वाले बाइनरी कंपाउंड हैं इन बाइनरी कंपाउंड को हमने क्या बोला है? हैलाइड बोला है। क्या बोला है? हैलाइड। सबसे पहले अपन देखते हैं ऑक्साइड के बारे में कि जो ऑक्साइड बाइनरी कंपाउंड हैं, इन ऑक्साइड बाइनरी कंपाउंड की स्टेबिलिटी किस प्रकार से होती है? कौन कौन से ऑक्साइड इस प्रकृति में पाए जाते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम बात करें स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम की केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है जो सर्वाधिक स्थायी होती है। वो कौन सी है? +3। हम जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन बात करें स्कैंडियम की, तो स्कैंडियम ऐसा तत्व है जो परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। उसके केवल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था के तत्व पाए जाते हैं? केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था के यौगिक पाए जाते हैं। यदि स्कैंडियम के लिए बात की जाए तो प्रकृति में इसका ऑक्साइड पाया जा रहा है केवल एक, SC2O3। ये क्या पाया जा रहा है? आपका ऑक्साइड पाया जा रहा है। स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं। स्कैंडियम की बात करें तो इसका केवल एक ऑक्साइड पाया जाता है प्रकृति में, जो कौन सा है? आपका SC2O3। कहने का मतलब स्कैंडियम ट्राई ऑक्साइड। ये क्या पाया जाता है? इसका ऑक्साइड पाया जाता है। अब जैसे ही हम बाएं से दाएं जाने लगते हैं इस संक्रमण श्रेणी में टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग में बात करें हम टाइटेनियम और वेनेडियम की, तो जो इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इसकी सर्वाधिक
स्थायी या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम? टाइटेनियम और वेनेडियम की। बात करें हम क्रोमियम और आयरन, तो क्रोमियम और आयरन की मोस्टली +3 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थायी होगी। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए Mn, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर की, तो इनकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। ठीक है। अब यहाँ पर टाइटेनियम वेनेडियम जो कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है इसकी, कौन सी होगी? टाइटेनियम की बात करें तो +4 और वेनेडियम की बात करें तो +5 क्या होगी इसकी? मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा ऑक्साइड अधिक स्थायी होगा, और एक आपके सामने दे दिया जाए टाइटेनियम ऑक्साइड और दूसरा दे दिया जाए टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तो टाइटेनियम ऑक्साइड में टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कौन सी होगी? +2, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड में टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि स्टार्टिंग के जो दो तत्व हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट के, एक टाइटेनियम और एक वेनेडियम, इनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही मोस्ट स्टेबल होगी। यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +4, इसलिए TiO2 TiO की तुलना में क्या होगा? ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रकृति में कौन कौन से संक्रमण तत्व के कौन कौन से ऑक्साइड पाए जाते हैं। यदि हम बात करें संक्रमण तत्वों में ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, +4, +5, +6 और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती हैं। किसमें? ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स में। हम बात करें सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं उनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +2। कौन सी है? +2। इसका मतलब क्या हुआ कि +2 एक ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि लगभग सभी संक्रमण तत्वों में पाई जाती है। कौन सी? +2 और +3 भी सभी में पाई जाती है। लेकिन जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है? +2। कारण क्योंकि 4s के 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, चाहे डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और चाहे नहीं है। हो सकता है कि डी ब्लॉक फुलफिल्ड हो, पूरी तरह से भरा हो, तो उस समय केवल S से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही निकलेंगे। इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था माना जाता है। तो हम बात करें इनके लिए, तो एक ऑक्साइड जो कि +2 ऑक्सीकरण स्टेट में है वो सभी के लिए पाया जाएगा। टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि सभी में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। ठीक है। अब बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो हम जानते हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी में पाई जाएगी, लेकिन कॉपर में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पाई जाती। कॉपर में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पाई जाती है, केवल और सभी में पाई जाएगी। तो यहाँ पर हम इसके योग्य लिख सकते हैं Ti2O3। टाइटेनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी प्रकार B2O3, यहाँ पर वेनेडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, Cr2O3, Mn2O3, Fe2O3, CO2O3, Ni2O3, लेकिन Cu2O3 नहीं होता। उसका कारण क्या है? कॉपर का परमाणु क्रमांक 29, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो आर्गन 18, 3D10 और 4s1। हमने जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था उस टाइम पे बताया था कि इसका एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। लेकिन यदि इसमें बहुत ज़्यादा आयनन विभव लगाया जाए तो तब कौन सी स्टेट में आता है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और यदि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचाया जाए तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः प्रकृति में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर नहीं पाया जाता, केवल +1 और +2, और +2 भी तब जब आयनन विभव का मान क्या होगा? बहुत ज़्यादा, जब जाके क्या होगा? कॉपर की +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व में होगी। इसलिए Cu2O3 जो है वो नहीं पाया जाता। ठीक है।
Cu2O3 नहीं पाया जाता। कहाँ तक पाए जाएंगे? Ni2O3। अब बात की जाए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो टाइटेनियम और वेनेडियम दो के लिए मैंने आपको बताया था कि इनकी सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब टाइटेनियम की जो सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था है वो +4 है और वेनेडियम की कौन सी है? +5। ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती हैं किसमें? टाइटेनियम और वेनेडियम में। टाइटेनियम की +4 और वेनेडियम की +5। अब यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्रोमियम और आयरन दो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी। इसका मतलब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड नहीं बनाएंगे। कौन कौन? एक तो क्रोमियम और एक आयरन। इनको यदि छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा सभी यौगिक, जैसे टाइटेनियम TiO2 कौन सी स्टेट? +4। तो इसके अलावा सभी यौगिक जो भी आएंगे वो सभी +4 में कंपाउंड बनाएंगे। ऐसे ही BO2 वेनेडियम डाइऑक्साइड, क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल होती है, इसलिए ये +3 में क्या नहीं बनाएगा? कंपाउंड नहीं, +4 स्टेट में कंपाउंड नहीं बनाएगा। Mn की बात की जाए तो MnO3 या MnO2, इसके अलावा Fe भी नहीं बनाएगा, और COO2 NiO2 ये क्या है? आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड है। अब आगे बात की जाए +5, +6 और +7, तो +5 केवल वेनेडियम में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें क्रोमियम की, तो इसमें केवल +6 पाया जाता है, और +7 की बात की जाए तो मैग्नीज में पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त बात करें तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन प्रारंभ होने के कारण +7 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्रोमियम है, इस क्रोमियम में क्या पाया जाता है? CrO3 कंपाउंड बनता है। क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और बात करें हम वेनेडियम की, तो B2O5 यौगिक बनता है, क्योंकि इसमें वेनेडियम कौन सी स्टेट में है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कोई तत्व पाया जाता है क्या? यदि सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में और कोई तत्व नहीं पाया जाता, केवल क्या पाया जाता? वेनेडियम। वेनेडियम के बाद +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की होगी। और यदि मैग्नीज की बात की जाए तो मैग्नीज की क्या होगी? Mn2O7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और इनके अलावा कोई सा भी यौगिक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में यौगिक नहीं बनाएगा। कारण क्या था? क्योंकि B2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सब सर्वाधिक स्थायी, क्रोमियम के लिए +6 और मैग्नीज के लिए +7, ऐसा कोई और तत्व नहीं होता जो कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शा सके। ठीक है, ये हमने चर्चा की है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अभी हम इन ऑक्सीडेशन स्टेट के जो स्थायित्व में पढ़े थे कि स्टार्टिंग के कंपाउंड +2 और +3 में रहते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।